हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए, और साइंस यानी विज्ञान के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026, एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 21 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो साइंस का विषय कोड 112 रहेगा और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव। तो इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा। खंड ब में आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है भौतिकी यानी फिजिक्स का। फिजिक्स का यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी आपके परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाएगा यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। सेम इसी प्रकार से आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। 1 से लेकर 8 तक उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके फाइनल परीक्षा में 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। परीक्षा में प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी फिजिक्स से लघु उत्तरीय प्रश्न में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो 8 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। हम लोग पढ़े हैं कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्यों कहा जाता है, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर हम लोग आगे देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। उसके बाद 3 नंबर है, ओम का नियम लिखे। ओम का नियम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है। उसके बाद है कि एम्पियर की परिभाषा दे। एम्पियर की परिभाषा देना है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। उसके बाद है कि टिंडल प्रभाव क्या है। उसके बाद है प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। ये जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सबसे पहले अपने आप से इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 हो गया। 8 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिजिक्स यानी भौतिकी में 2 अंक में पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में 2-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 9 से 10 तक यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी 2 क्वेश्चन पूछा गया है, किन्हीं एक का ही उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए यहाँ पर 6 अंक निर्धारित हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 6 अंक मिलेगा यहाँ से। 9 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करें f बराबर r/2 या फिर r बराबर 2f, इसे सिद्ध करना है। उसके बाद 10 नंबर है कि श्रेणी क्रम से संबंधित 3 विभिन्न मान के प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। 2 क्वेश्चन पूछा गया है, 1 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसके बाद केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से क्वेश्चन पूछा गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर
केमिस्ट्री में भी 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विस्थापन और उभय विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। उसके बाद है कि खनिज और अयस्क में 2 अंतर लिखे, साबुन और अपमार्जक में 2 अंतर लिखे, सहसंयोजक बंधन क्या है उदाहरण दे, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है समीकरण दे। उसके बाद है भूमिगत जल के 2 लाभों को लिखे, लोहा के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखे। उसके बाद है आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा गया है 19 और 20, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 19 नंबर क्वेश्चन है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखे। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं रासायनिक अभिक्रिया लिखना है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरणों को लिखे। तो 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया है, लॉन्ग आंसर यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से 28 तक यानी 8 क्वेश्चन पूछा गया है, 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि स्वपरागण और पर परागण में क्या अंतर है। उसके बाद है मानव मस्तिष्क की संरचना का वर्णन करें, धमनी और सीरा में अंतर लिखे, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, गर्भ निरोधक गोलियों के बारे में बताएं, लासिका के मुख्य कार्यों का वर्णन करें, श्वसन की परिभाषा लिखे, तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर इतना क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन है 29 और 30, एक क्वेश्चन का आंसर देना है। 29 नंबर है मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन करना है, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र द्वारा वर्णन करें। यहाँ पर ये देखिए तंत्रिका कोशिका लिखा जाएगा या फिर न्यूरॉन लिखा जाएगा, दोनों एक ही होता है। तंत्रिका कोशिका पूछा जाएगा या फिर न्यूरॉन पूछा जाएगा, तो दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। तो इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है और इतना ही क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर खंड ब भौतिकी फिजिक्स का यहाँ पर ये आंसर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि वे आने वाली प्रकाश अपसरित कर देती हैं। जो प्रकाश आता है उसको अपसरित कर देती हैं, यानी फैला देती हैं। प्रकाश किरणें यही बिंदु से निकलती हुई दिखाई देती हैं। बस इतना ही लिखना है और इसका पीडीएफ आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अभी ग्रुप में सेंड कर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्य जो है वह लाल क्यों प्रतीत होता है। तो दिन में सूर्य का रंग समय के साथ बदलता रहता है। दोपहर में जब सूर्य सिर पर होता है तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वह मंडल से होकर पृथ्वी तक आने में तय की गई दूरी न्यूनतम होती है, परंतु सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। प्रकाश को पृथ्वी तक आने के क्रम में वायुमंडल में मौजूद अधिक सूक्ष्म कणों से होकर गुजरना पड़ता है, जो मुख्य रूप से नीले रंग को परिकीर्णित कर देते हैं। अतः जो बचा हुआ प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है उसे हम लोग मुख्य रूप से लाल रंग ही होता है। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। अपने आप से भी अपना भाषा में लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है, ओम का नियम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ओम का नियम पूछा गया था। तो अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। बस इतना लिखना है। उसके बाद ये फार्मूला भी लिखना है यहाँ पर, इसलिए आई समानुपाती भी, इसलिए आई बराबर V बटा R लिखा जा सकता है, जहाँ R नियतांक अचर ताप पर है, जिसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। इसे ओम का नियम कहा जाता है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है
कि नेत्र गोलक छोटा होने के कारण आँख का लेंस नज़दीक की वस्तुओं को प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसलिए आँख नज़दीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाती हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाती हैं। इस दृष्टि दोष को दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया था दीर्घ दृष्टि दोष, यहाँ पर लिखा गया है दूर दृष्टि दोष, तो गलत मत समझना, दोनों एक ही हैं। दूर दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों एक ही हैं। आपको याद रखना है कि दीर्घ दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष एक ही हैं। तो दूर दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि दोष कब होता है? तो जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, यहाँ पर वहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है लेकिन नज़दीक का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब यहाँ पर दूर दृष्टि दोष उत्पन्न होता है और इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 4 के बाद यहाँ पर ये 5 नंबर का उत्तर लिखा गया है। ये 5 नंबर का उत्तर है, आवेश प्रवाहित होता है, यहाँ पर कुछ छूट गया है, तो उस काट से पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता एम्पियर कही जाएगी, अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकंड होता है। तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर यहाँ तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि तारे टिमटिमाते नज़र क्यों आते हैं, तो यहाँ पर इसका उत्तर है कि दूर स्थित तारों से हम तक आता है प्रकाश अपवर्तनांक परिवर्तन से प्रभावित होता है। तारों की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे लिए वे प्रकाश के बिंदु स्रोत की तरह हैं। उनसे आता प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल की कई परतों से अपवर्तित होने के बाद हम तक पहुंचता है। यदि इन परतों के तापमान में परिवर्तन हो तो उनका अपवर्तनांक भी बदलता है, क्योंकि उच्च तापमान पर वायुमंडल की परत का घनत्व तथा अपवर्तनांक दोनों घटता है और निम्न तापमान पर बढ़ जाता है। अपवर्तनांक के इस परिवर्तन से उनसे अति किरणों का पथ भी थोड़ा परिवर्तित होता है, अर्थात उनसे आती प्रकाश किरणें एक दृष्ट रेखा के अनु नहीं रहती हैं। इसमें होता है परिवर्तन ही तारों के टिमटिमाने की अनुभूति पैदा करती हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। अपने आप से भी यहाँ पर इतना बड़ा लिखा गया, इसको छोटा भी लिख सकते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। इस घटना में धुएं से भरे किसी कमरे के सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो प्रकाश की प्रकीर्णन इन कणों को दृश्य बनाता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखे। नियम पूछा गया था प्रकाश के परावर्तन के, तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का यहाँ पर नियम लिखा गया है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर ये खींचा गया अभिलंब देख सकते हो, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो पहला नियम ये हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही समतल में होते हैं, यानी एक ही तल पर होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण आई एन परावर्तन कोण आर एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण आई, यहाँ पर ये आई है आपतन कोण, उसके बाद परावर्तन कोण ये आर हैं, ये बराबर होते हैं। चित्र में किरण ए ओ, किरण ओ बी तथा अभिलंब ओ एन एक ही तल में है तथा कोण आई बराबर कोण आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। वहीं यहाँ पर लिखा गया है कोण आई बराबर होता है आर, यहाँ पर ये आई है और ये आर है, तो आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो ये दूसरा नियम हो गया, सिंपल है, यहाँ तक लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद यहाँ पर ये 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, फिजिक्स का ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। श्रेणी क्रम
संयोजन में R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, अर्थात R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फिगर आपको बनाना है। उसके बाद ये सभी लिखना है यहाँ पर कि माना कि R1 R2 तथा R3 तीन प्रतिरोध हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इन सभी प्रतिरोधों से एक समान धारा I प्रवाहित होती है। ये सभी लिख लेना है यहाँ तक। ओम के नियम से प्राप्त सूत्र V बराबर IR के अनुसार यहाँ पर ये समीकरण प्राप्त होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ पर R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच का विभवांतर, उसके बाद R2 R3 है। तो समीकरण यहाँ पर ये जो समीकरण प्राप्त हुआ है समीकरण 1 और 2 और यहाँ पर 3, R1 R2 R3। तो समीकरण 1 2 3 यहाँ पर तीनों को जोड़ने से, यानी यहाँ पर तीनों को जोड़ना है, जोड़ने से हम पाते हैं कि जोड़ेंगे तो यहाँ पर समीकरण 4 प्राप्त होगा, देख सकते हो। उसके बाद ये सभी लिखना है कि अब यदि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R प्रतिरोध के छोर के बीच विभवांतर VA माइनस VD बराबर IR। ये समीकरण 5 हो गया। तो समीकरण 4N 5 से हम पाते हैं कि यहाँ पर इतना लिखना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे स्पष्ट है कि श्रेणी क्रम में संयोजित अनेक प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का मान प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद केमिस्ट्री का ये लघुत्तरीय प्रश्न है, विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 11 में, और यहाँ पर उभय विस्थापन अभिक्रिया पूछा गया था। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो जब कोई तत्व जो है वह दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित करके खुद वहीं बैठ जाता है, यानी खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, ले लेता है, तब उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए इस अभिक्रिया दिया गया है। उसके बाद उभय विस्थापन अभिक्रिया, तो जब दो यौगिक अपने आयनों मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, उसे हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये अभिक्रिया दिया गया है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि खनिज एवं अयस्क में दो अंतर लिखे। तो ये खनिज हैं, ये अयस्क हैं। खनिज में क्या होता है, भूपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। सभी खनिजों में धातु की मात्रा एक समान नहीं होती हैं। और अयस्क में क्या होता है, तो ये खनिज जिसमें धातुएं आसानी से तथा कम खर्चा में प्राप्त की जा सकती हैं, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। सभी अयस्कों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, साबुन और अपमार्जक में दो अंतर लिखना है। तो ये साबुन है और ये अपमार्जक है। साबुन में तो साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाता है और ये जैव अपघटित हो जाते हैं। अपमार्जक कठोर जल में झाग बना सकते हैं, कुछ अपमार्जकों का जैव अपघटन नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है यहाँ पर, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा कर अपना अष्टक पूरा करते हैं तब उनके बीच बना बंधन सहसंयोजक बंधन कहलाता है। तो यहाँ तक लिखना है। उदाहरण के लिए यहाँ पर Cl2 और NaCl। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए, लिख लीजिएगा यहाँ तक। उसके बाद ये 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। उसके बाद ये 17 पूछा गया था, लोहे के दो अयस्क लिखे यहाँ पर और सूत्र भी लिखना है। तो लोहा के अयस्क, पहला अयस्क है हेमाटाइट। हेमाटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe2O3। और दूसरा है मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है, Fe3O4। तो यहाँ तक लिखना है, दो ही पूछा गया था। उसके बाद ये 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। उसके बाद ये 19 नंबर ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाए, यही पूछा गया था। तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने के लिए एक कड़े कांच की प्रखनली में सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम के मिश्रण को रखकर चित्र के अनुसार उपकरण को सजाया जाता है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। प्रखनली को गर्म करने पर CH4 गैस बनती है, मीथेन गैस बनती है, जिसे जल विस्थापन विधि से जमा किया जाता है। तो यहाँ पर ये फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये फिगर बनाया गया है और इसी फिगर के अनुसार इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया मीथेन और
क्लोरीन के मिश्रण को सूर्य के विसरित प्रकाश में रख देने पर मीथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है और इसमें मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है, देख सकते हो। तो यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण निम्नलिखित हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है संदृढ़ अयस्क का धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु के ऑक्साइड में धातु का निष्कर्षण, धातु का परिष्करण यानी शुद्धिकरण। तो ये यहाँ पर 4 लिखा गया है और चारों को बारी बारी से यहाँ पर लिखा गया है। अयस्क का सांद्रण के बारे में लिखना है, संदृढ़ अयस्क धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन, इसके यहाँ पर बारे में यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का। उसके बाद बायोलॉजी का यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था कि स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखे। तो स्वपरागण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। दूसरा है परागकणों के नष्ट होने की संभावना कम होती है। पहला है पर परागण में, तो पर परागण किसी दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और दूसरा है कि परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है कि मस्तिष्क मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क। तो यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो यहाँ तक। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। तो धमनी, पहला है यहाँ पर धमनी में कि हृदय से अंगों की ओर जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, और पहला शिरा में है कि अंगों से हृदय की ओर जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिरा कहते हैं। धमनी में रक्त का बहाव हृदय से अंग की ओर होता है। धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी, पेशीय तथा लचीली होती हैं। शिरा में रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर होता है और शिरा की आंतरिक भित्ति पतली होती है। तो यहाँ तक लिखना है इसका अंतर। उसके बाद ये 24 नंबर का उत्तर है और ये 25 नंबर और ये 26 नंबर का उत्तर है। लास्का के कार्य लिखना है, तो ये सभी यहाँ तक लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। पूछा गया था मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर ये फिगर बना लीजिएगा। ये मानव श्वसन तंत्र का फिगर यहाँ पर बनाया गया है इस प्रकार से, और इसके कार्य भी लिखना है। यहाँ पर इसके कार्य भी लिखना है। नसा गुहा, इसके बारे में लिखना है कि नाक श्वसन तंत्र का प्राथमिक एवं प्रारंभिक अंग है। इनके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नसा छिद्रों से आगे की दीवार पर बाल पाए जाते हैं जो हवा को छानने का कार्य करते हैं। उसके बाद ग्रसनी, इसके बारे में लिखना है। ट्रैकिया के बारे में लिखना है। फेफड़े के बारे में लिखना है। उसके बाद ये 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है और यहाँ पर वर्णन करना है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, देख लीजिए। सबसे पहले लिखना है कि तंत्रिका कोशिका आकार यानी संरचना में समान होती हैं, परंतु दिशा परिवर्तन के कारण यह 2 प्रकार के कार्य करती हैं, जिन्हें क्रमशः संवेदी तंत्रिका तथा वाहक तंत्रिका कहते हैं। तो यहाँ तक लिखना है। फिर यहाँ पर संवेदी तंत्रिका के बारे में लिखना है और ये फिगर आपको बनाना है। मेन ये फिगर है, देख सकते हो। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, तो इसको आपको 100% याद कर लेना है और ये फिगर बनाना आपको आना चाहिए, देख सकते हो यहाँ तक। तो सभी क्वेश्चन का उत्तर हम बता दिया है और इसका PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देते हैं। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नंबर यहाँ पर दे देते हैं 8292929627। इस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।